फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हिंदी का 7वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन दोस्तों। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप इसे अच्छे ढंग से देखें और इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके लेखक का नाम क्या है दोस्तों? रामविलास शर्मा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है दोस्तों? ए विच्छिन्न है दोस्तों, बी अविच्छिन्न है, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, या डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, या डी उपर्युक्त सभी दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप इन सभी का आंसर अधिक से अधिक देने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था, या डी उपर्युक्त सभी दोस्तों। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी समाजवादी व्यवस्था में साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के लेखक कौन है? ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी रामविलास शर्मा, या डी भीमराव अंबेडकर है दोस्तों। परंपरा के मूल्यांकन के पाठ के लेखक कौन है? शुरू में ही बताए हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है दोस्तों। कौन है? रामविलास शर्मा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए लखनऊ में, बी बिहार में, सी पटना में, या डी उत्तर प्रदेश में दोस्तों। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो रामविलास शर्मा का जन्म दोस्तों डी उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 6 जून 1855 ईस्वी में, बी 5 जनवरी 1932 ईस्वी में, सी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, या डी 18 मार्च 1770 ईस्वी में दोस्तों। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था दोस्तों। 10 अक्टूबर 1912 में दोस्तों। इसे आप अपने माइंड में सेट कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे दोस्तों? रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? ए लखनऊ, बी गुजरात, सी असम, या डी नागालैंड दोस्तों। रामविलास शर्मा कौन राज्य पढ़ने गए थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों, यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, रामविलास शर्मा पढ़ने के लिए लखनऊ राज्य गए थे दोस्तों। कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे दोस्तों।
चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे दोस्तों। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। ए विश्वविद्यालय नालंदा गए थे, बी विश्वविद्यालय आगरा गए थे, सी विश्वविद्यालय बिहार गए थे, या डी विश्वविद्यालय लखनऊ गए थे दोस्तों। तो रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों डी विश्वविद्यालय लखनऊ गए थे दोस्तों, डी विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों। ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी बिहार में, या डी लखनऊ में दोस्तों। रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो रामविलास शर्मा का निधन दोस्तों, आप इसका आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इनका निधन दिल्ली में हुआ था दोस्तों, बी दिल्ली में इनका निधन हुआ था दोस्तों रामविलास शर्मा जी का। चलिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों। रामविलास शर्मा का निधन किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ए 30 मई 2000, बी 15 जून 1945, या सी 8 जनवरी 1790, या डी 21 मार्च 1848 को दोस्तों। इनका निधन कब हुआ था दोस्तों। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों। तो इनका निधन हुआ था 30 मई 2000 को इनका निधन हुआ था दोस्तों, यानी इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग अध्यापन कार्य किया था दोस्तों। यहाँ पर अध्यापन कार्य किया था दोस्तों। ए संस्कृत में, बी हिंदी में, सी इतिहास में, या डी अंग्रेजी में दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से अध्यापन कार्य किया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंग्रेजी से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने। कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने दोस्तों। एएम हिंदी संस्थान, बी जेएम हिंदी संस्थान, सी हिंदी साहित्य अकादमी, या डी राष्ट्रभाषा परिषद दोस्तों। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों केएम हिंदी संस्थान दोस्तों। पहला केएम हिंदी संस्थान के निदेशक बने। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी शिव पूजन सहाय, सी अशोक वाजपेयी, या डी रामविलास शर्मा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, रामविलास शर्मा है दोस्तों। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है दोस्तों। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है दोस्तों। ए कहानी है, बी निबंध है, सी संस्मरण है, या डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। परंपरा का मूल्यांकन क्या है दोस्तों। तो यह एक निबंध है दोस्तों, यह एक निबंध है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है दोस्तों। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। ए जो लकीर के फ़कीर हैं, बी जो रूढ़िवादी है, सी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, या डी जो साहित्य बनना चाहते हैं दोस्तों। जो साहित्यकार बनना चाहते हैं, डी।
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं दोस्तों? ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है, बी, जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबंधित करता है, सी, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, या डी, जो जातिवाद का पोषक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करेंगे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबंधित करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर की, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? ए, समाज की तरह, बी, जंगल की तरह, सी, शहर की तरह, या डी, परिवार की तरह दोस्तों। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साहित्य में विकास की प्रक्रिया दोस्तों समाज की तरह संपन्न होती है दोस्तों। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो समाज की तरह दोस्तों। चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। ए, पराधीन, बी, स्वाधीन, सी, कालाधीन, या डी, राज्याधीन दोस्तों। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, स्वाधीन दोस्तों। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने पूरे सारे यूरोप को प्रभावित किया दोस्तों? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? ऑप्शन है दोस्तों ए, भारत, बी, अमेरिका, सी, दक्षिण अफ्रीका, या डी, एथेंस दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कौन सा ऐसा देश गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एथेंस, डी, एथेंस ने। यह एक ऐसा गुलाम देश था दोस्तों जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित कर दिया। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है दोस्तों? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की, बी, भाग्यवादी मनुष्यों की, सी, परिश्रमी मनुष्यों की, या डी, पूंजीपति मनुष्य की दोस्तों। साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो साहित्य के निर्माण में दोस्तों प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक होती है दोस्तों। साहित्य में निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक होती है दोस्तों? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ दोस्तों? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ दोस्तों? ए, 1915 की क्रांति, बी, 1916 की क्रांति, सी, 1917 की क्रांति, या डी, 1918 की क्रांति दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 1917 की क्रांति में दोस्तों। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है दोस्तों? ए, समाजवाद, बी, पूंजीवाद, सी, जातिवाद, या डी, परिवारवाद दोस्तों। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए समाजवाद। दोस्तों हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता समाजवाद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ए पूंजीवादी व्यवस्था में, बी जातिवादी व्यवस्था में, सी समाजवादी व्यवस्था में, या डी भौतिकवादी व्यवस्था में। दोस्तों साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है दोस्तों। इसका आंसर पिछले क्वेश्चन में भी हो चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों समाजवादी व्यवस्था में। दोस्तों चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। दोस्तों समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है। ए पाश्चात्य संस्कृति, बी अर्वाचीन संस्कृति, सी प्राचीन संस्कृति, या डी नगरीय संस्कृति। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। ए रामविलास शर्मा की, बी नामवर सिंह की, सी जगदीश गुप्त की, या डी डॉक्टर नगेंद्र की। दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ए रामविलास शर्मा की परंपरा का मूल्यांकन इन्हीं का पुस्तक है दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। दोस्तों प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ए धर्म के ज्ञान से, की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, या डी इतिहास के ज्ञान से। दोस्तों प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सभ्यता का हर स्तर क्या होता है, क्या नहीं होता। दोस्तों सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। ए धर्म युद्ध, बी कर्म युद्ध, सी वर्ग युद्ध, या डी द्वंद्व युग। दोस्तों सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमें कमेंट में जरूर, अगर आप दोस्तों आपको पता है इसका आंसर तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी वर्ग युद्ध। दोस्तों सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दोस्तों साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। दोस्तों साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है दोस्तों। ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र, या डी स्वाधीन। दोस्तों साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है दोस्तों। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है दोस्तों। इसका आंसर दे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है दोस्तों, स्वाधीन होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एथेंस किस महादेश में है। दोस्तों एथेंस किस महादेश में है। ए यूरोप में है, बी एशिया में है, सी अमेरिका में है, या डी ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों एथेंस कहाँ है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका आंसर होगा दोस्तों यूरोप। एथेंस यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है कि वायरन किस भाषा के कवि है। दोस्तों वायरन किस भाषा के कवि हैं। ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, या डी फ्रेंच। दोस्तों वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी अंग्रेजी। वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है दोस्तों? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है दोस्तों? ए दूधनाथ सिंह की, बी रघुवीर सहाय की, सी रामविलास शर्मा की, या डी मुक्तिबोध की दोस्तों? निराला की साहित्य की साधना किनकी कृति है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों सी रामविलास शर्मा की दोस्तों। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है दोस्तों? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ए 2 खंडों में, बी 3 खंडों में, सी 4 खंडों में, या डी 5 खंडों में दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 खंडों में दोस्तों। इसका आंसर होगा 3 खंडों में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है दोस्तों? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, या सी दिनकर की, या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की दोस्तों? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है दोस्तों? इसका आंसर दे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर रामविलास शर्मा की दोस्तों। प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का है दोस्तों। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है कि लैटिन कवि कौन है दोस्तों? लैटिन कवि कौन है? ए वर्जिल, बी वायरन, सी शेक्सपियर, या डी रेनर मारिया रिल्के दोस्तों? लैटिन कवि कौन है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो लैटिन कवि दोस्तों वर्जिल है दोस्तों। लैटिन कवि वर्जिल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है दोस्तों? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? ए 4 कवि की, बी 5, सी 6, या डी 7 दोस्तों? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया दोस्तों? आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया? ए 1941 ईस्वी में, बी 1943 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में, या डी 1947 ईस्वी में दोस्तों? आगे ने तार सप्तक कब संपादित किया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी 1943 ईस्वी में ने आगे ने तार सप्तक संपादित किए थे दोस्तों, बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर कि शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि कितने दान स्वरूप दिया दोस्तों? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? ए गरीबों को, बी बेरोजगारों को, सी भारत को, या डी राज्य सरकार को दोस्तों? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिए थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप आंसर देने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी भारत सरकार को दोस्तों। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो भारत सरकार को दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? ए अति प्राचीन, बी अति सुखदाई, सी अति सुंदर, या डी अति स्वरूप दोस्तों? अति कुरूप दोस्तों। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों अति प्राचीन दोस्तों। ए अति प्राचीन। आदिम का शाब्दिक अर्थ अति प्राचीन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है दोस्तों? ए आत्मकथा है, बी रिपोर्ताज है दोस्तों, सी संस्मरण है, या डी निबंध है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या? तो यह निबंध है दोस्तों।
यह डी निबंध है दोस्तों, निबंध है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।